Hello, my dear friend. My name is Amit Punya and I am your English teacher. Today we will discuss about pronoun. प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों? प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी में जो संज्ञा की जगह काम आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सेम थिंग इन द इंग्लिश दैट ए प्रोनाउन इज a word that used in place of noun to repetition and make the sentence smoother and cleaner। यानी कि एक प्रोनाउन का उपयोग किसी नाउन की जगह प्रयोग किया जाता है ताकि हम नाउन के रिपीटेशन को पैराग्राफ या पूरे टेक्स्ट के दौरान न करें और हमारा जो टेक्स्ट है वो छोटा और साफ सुथरा साउंड करे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है जिसमें मैंने रिपीटेशन भी की है नाउन की और फिर उसकी जगह प्रोनाउन भी यूज लिए हैं। तो आइए चलो दोस्तों इसे समझते हैं। Amit was a hardworking teacher. Amit loved teaching English. Amit helped Amit's students every day. One day, Amit realized repetition sounded awkward, so he used pronouns. He improved his language. Now he teaches confidently, and his students understand him better. देखिए दोस्तों, इस पैराग्राफ में मैंने पहले अमित 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 यूज लिया, फिर उसकी जगह ही, हिज, हिम ये प्रोनाउन यूज लिए, तो हमें लगा कि हाँ अच्छा सेंटेंस है। लेकिन पीछे वाला सेंटेंस जो इसमें अमित अमित बार बार रिपीटेशन हो रही थी वो थोड़ा ऑकवर्ड साउंड करता है। इसमें तो ये हो गया कि जैसे कोई व्यक्ति बोलता है मैं अमित मैं अमित मैं अमित, यानी कि मैं का साउंड जो लगता है जिसमें कुछ ईगो टाइप का कुछ थिंग कह सकते हो आप। लेकिन जब हम उसके प्रोनाउन यूज लेते हैं तो हमें जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा स्मूदर और क्लियर लगता है। प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन, जिसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं एक ओवरव्यू दूंगा आपको पर्सनल प्रोनाउन का। फिर आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोस्तों मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को भी अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी मैंने पर्सनल प्रोनाउन के वीडियो में एक बार बता चुका हूँ। फिर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन और एम्फैथेटिक प्रोनाउन। चलिए दोस्तों एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहला है दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जो किसी प्लेस, एनिमल या थिंग को एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट, एज ए पजेसिव प्रोनाउन, एज ए पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में काम में लिया जाए। देखिए दोस्तों, हम किसी भी पर्सनल प्रोनाउन को तीन तरीके से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही हो। दोस्तों यहाँ पर एक टेबल है। टेबल में देखो दोस्तों, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल। तो प्रत्येक जो प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है, उसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि सिंगुलर, पर्सनल प्रोनाउन यानी कि प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? आई और वी। आई सिंगुलर के लिए और वी प्लूरल के लिए। सेकंड पर्सन में आपका दोस्तों यू आता है और उसका प्लूरल फॉर्म भी यू ही होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, सी, इट ये आते हैं। ही किसी मेल को दिखाने के लिए, सी किसी फीमेल को दिखाने के लिए, इट का उपयोग किसी व्यक्ति की जगह न करके वस्तु या जानवरों के लिए उपयोग किया जाता है। थर्ड पर्सन प्लूरल होता है दे।
तो दोस्तों इनके जो ऑब्जेक्ट और पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव फॉर्म है, इन सभी को मैं पर्सनल प्रोनाउन के एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जब ब्लॉग पढ़ोगे तो ब्लॉग के अंदर हेडिंग में पर्सनल प्रोनाउन पर क्लिक करते ही आप पर्सनल प्रोनाउन के उस टॉपिक पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों इतना ही अब हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन को। आगे चलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाले प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउन जिनका उपयोग सामने तक क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, और वो क्वेश्चन में किस चीज का साउंड करते हैं, यानी कि वो आंसर के तौर पर किसी नाउन के बारे में पूछते हैं, किसी अननोन नाउन के बारे में। जैसे कि कुछ कॉमन इंटरोगेटिव नाउन होते हैं, हु, हुम, हुज, व्हाट, विच। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल, हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है। दोस्तों इसका आंसर किस में निकलेगा, या तो किसी व्यक्ति के नाम पर या किसी प्रोनाउन के नाम पर। जैसे कि मैं कहूँ कि मेरे भाई और हमारी फैमिली अंदर है कमरे में, और बाहर गेट के ऊपर कोई आया, उसने बेल दबाई, और तब मैंने कहा दरवाजे पर कौन है भाई, तो आंसर आया इट्स अमित, यह अमित है। यानी इट्स अमित, अमित एक नाउन है, तो इसको रेफर कर रहा है हु, यानी कि हु किसके लिए यूज हुआ, अमित के लिए। होम डिड यू मीट यस्टरडे, तुम कल किससे मिले। सेम थिंग दोस्तों, आंसर में किसी का नाम आएगा कि मैं कल राम से मिला, कल मैं सीता से मिला, या किसी और से। हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है, फिर से कुछ नाम आएगा यानी कि नाउन आएगा। जैसे कि ये बुक अमित की है, या ये बुक राम की है, या सीता की है, किसी और की है। व्हाट इज योर नेम, नेम में भी दोस्तों किसी का नाम ही बताया जाएगा। जैसे व्हाट इज योर नेम, मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, आप कहते हो माय नेम इज श्याम। इसी तरह दोस्तों, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैं कहूँगा कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है, और मोस्टली इंग्लिश में भी माय सब्जेक्ट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश लिटरेचर। तो दोस्तों इसमें भी किसी संज्ञा का नाम आया। तो इस प्रकार जो भी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जिनसे हमें आंसर में किसी का नेम मिले, यानी कि संज्ञा यानी कि नाउन मिले, तो वो किसको रेफर कर रहे होते हैं एक्चुअली में, उस नाउन को जिसके बारे में हम पूछना चाहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कहने का मतलब, a relative pronoun connect a noun with a clause or give more information about the noun। यानी कि रिलेशनल प्रोनाउन क्या होते हैं, किसी नाउन को एक क्लोज से जोड़ता है, उस नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, दिस इज द बॉय हु वॉन द प्राइज। यहाँ पे दिस इज द बॉय, और उसके बाद हमने कनेक्ट कर दिया हु, और वॉन द प्राइज। इसमें किसी का सब्जेक्ट, किसी का नाम रेफर नहीं किया। हु किसको रेफर कर रहा है, दिस इज द बॉय जिसने प्राइज जीता, यानी कि उस लड़के के नाम को जिसने प्राइज जीता। द टीचर होम वी रिस्पेक्ट इज हियर, शिक्षक यहाँ हैं जिनका हम सम्मान करते हैं। तो होम किसके लिए प्रयोग हुआ दोस्तों, टीचर्स के लिए। यानी कि जो टीचर्स हैं उनके अलग अलग कुछ नाम होंगे, तो उनको हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आई नो द नेम हुज वॉलेट वॉज लॉस्ट, मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसका बटुआ खो गया था। आई नो द मैन, किल को रेफर कर रहा है हुज। आई नो द मैन यानी कि वो आदमी कौन है, उसके लिए हमने लगाया हुज, जिसका वॉलेट खो गया था। इसी प्रकार दिस इज द बुक विच आई गॉट यस्टरडे, यह वह किताब है जिसे मैंने कल खरीदा। तो यहाँ पर विच किसके लिए यूज हुआ, उस बुक के नाम उस बुक के लिए जिसे उसने कल खरीदा।
शी इज ए गर्ल दैट टॉप द क्लास। यह वह लड़की है जिसने क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो दोस्तों यहाँ पर दैट किसको रेफर कर रहा है? उस गर्ल को जिसने क्लास में टॉप किया। इसी तरह आगे दोस्तों कुछ एग्जाम्पल और हैं जो मैंने अभी तक डिस्कस कर लिए, उसी प्रकार आप इन्हें देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट नोट, वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। हुज और होम ओनली फॉर पीपल, यानी कि हुज और होम का उपयोग सिर्फ व्यक्तियों के लिए किया जाता है, यानी कि लोगों के लिए किया जाता है। विच का प्रयोग फॉर एनिमल एंड थिंग्स, जानवरों और वस्तुओं के लिए किया जाता है। दैट का प्रयोग पीपल, एनिमल और थिंग्स, यानी कि कॉमन हर चीज के लिए किया जाता है। हुज का प्रयोग किया जाता है पोजीशन दिखाने के लिए, यानी कि वेहर का प्रयोग किसी स्थान, टाइम या रीजन को बताने के लिए किया जाता है, यानी कि वेहर से स्थान, वेहन से टाइम और वाई से रीजन। वोट का उपयोग किसी नाउन के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को भी मैं एक अलग टॉपिक के तौर पर डिस्कस कर चुका हूँ। तो दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वे होते हैं जो किसी चीज को पॉइंट करते हैं, और ये चार तरह के होते हैं दोस्तों। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस पास की वस्तुओं के लिए सिंगुलर, दैट दूर की वस्तुओं के लिए सिंगुलर, दीज पास की वस्तुओं के लिए प्लूरल, दोज दूर की वस्तुओं के लिए प्लूरल। तो दोस्तों किसी व्यक्ति, जैसे कि मैं कहूँ दिस इज माई पेन, यानी कि पेन मेरे नजदीक हो सकता है या मेरे हाथ में हो सकता है, तब मैंने कहा है यह पेन मेरा है। अगर मान लो टेबल पर कहीं दूर एक बुक रखी हुई है, तो मैं कहूँगा दैट इज कंप्यूटर बुक, यानी कि वो कंप्यूटर की किताब है। इसी तरह दोस्तों मान लो रसोई में फल रखे हुए हैं, और वे आप रसोई में जा चुके हैं और वो आपको दिखाई दे रहे हैं कि हाँ फ्रूट्स रखे हुए हैं, एप्पल्स हैं, तो मैं इन्हें खा लेता हूँ। तब इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दीज आर एप्पल्स, यानी कि वो एप्पल है। अगर मान लो आपने बोला मम्मी को कि मम्मी मुझे खाने के लिए चाहिए, कुछ तो दे दो। तो मम्मी ने बोला किचन में एप्पल्स रखे हुए हैं, वो खा लो। तो यानी कि वो आपसे दूर है, तो आप क्या कहेंगे? दोज आर एप्पल्स, वो एप्पल्स हैं। तो दोस्तों ये थे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब आगे चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पर। व्हाट इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? वह प्रोनाउन जो व्यक्तियों, वस्तुओं को समूह न बल्कि एक एक करके अलग अलग दर्शाता है। देखिए दोस्तों हम इसे भी लगभग पढ़ चुके हैं पहले ही। एडजेक्टिव में मैंने इसका जिक्र किया है डिटेल से, लेकिन एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और इसकी जो एग्जाम्पल होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, वो बहुत ही एडवांस में यूज लिए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ईच का ही ईच वन होता है, आइदर का ही आइदर वन होता है, नाइदर का ही नाइदर वन होता है। ईच का प्रयोग दोस्तों हम किसके लिए करते हैं? जब हमें किसी नाउन को स्पेशली टच करना हो, और ईच वन का उपयोग उसके ऊपर जोर देने के लिए। आइदर का प्रयोग दो में से एक के लिए, यानी कि दो वस्तुएं हैं और आपको प्रेफर करना है कि उसमें से आपको कौन सी चीज के बारे में बात करनी है। या फिर नाइदर और नाइदर वन। नाइदर का उपयोग होता है दो वस्तुएं जिनका आपको कोई भी जिसमें से आपको कोई भी चूज नहीं करनी है, और नाइदर वन थोड़ा सा जोड़ देने के लिए। चलिए दोस्तों इनको एक एक करके पढ़ते हैं। ईच, ईच का मतलब होता है एवरी वन इंडिविजुअली फ्रॉम ए ग्रुप, मोर देन टू। जब हम किसी मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो हम प्रत्येक इन ग्रुप के उस मेंबर को इंडिविजुअली
डिस्क्राइब करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि ईच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज वर्क, यानी हर कोई अपने काम के लिए जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों हम इसे समझ सकते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, तो हमने कह दिया कि जो जैसा करेगा वो वैसा करेगा, यानी कि प्रत्येक उनमें से प्रत्येक अपना अपने काम के लिए जिम्मेदार होगा, वो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। अगला है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। Distributive pronoun is a pronoun that refers to person or thing one at a time individually, not as a group। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तुओं के समूह को नहीं, बल्कि उनमें से एक एक को अलग अलग दिखाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि ईच, एवरी वन इंडिविजुअल फ्रॉम द ग्रुप, मोर देन टू, यानी कि जब किसी ग्रुप में दो से ज्यादा लोग हों तो हम इंडिविजुअली यानी कि प्रत्येक को एम्फेसाइज करने के लिए ईच और ईच वन का यूज लेते हैं। ईच थोड़ा सा कम एम्फेसाइज करता है और ईच वन थोड़ा ज्यादा स्ट्रोंगर होता है। तो हम जैसे कि बोले प्रत्येक अपने काम के लिए जिम्मेदार है। सपोज करो दोस्तों, एक कहावत है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, यानी कि इस कहावत में प्रत्येक इंडिविजुअल के लिए यूज किया गया है कि कोई ग्रुप नहीं, बल्कि उस ग्रुप में से प्रत्येक व्यक्ति, या हम कहें कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। ये नहीं कि दो लोगों ने सेम चीज की और उन दोनों को वैसा ही फ्रूट मिला, नहीं, जो जिसने जैसा किया उसके हिसाब से उसे फ्रूट मिलेगा। तो ईच और ईच वन का यही दो यूज है दोस्तों। अगला है आइदर। आइदर का प्रयोग होता है दोस्तों वन ऑफ टू पर्सन और थिंग्स, यानी कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई एक। जैसे कि नेक्स्ट है दोस्तों आइदर वन ऑफ टू पर्सन और थिंग, यानी कि दो व्यक्ति या वस्तुओं में से कोई एक। जैसा कि एक बच्चा है जिसके सामने आपने दो चॉकलेट रख दी, एक डेयरी मिल्क की, एक 5 स्टार की। तो आपने पूछा, उस लड़के से कहा कि अगर तुम ये प्रॉब्लम सोल्व कर देते हो तो तुम इन दोनों चॉकलेट में से एक चॉकलेट ले सकते हो, यानी कि आइदर कैन चूज फ्रॉम दीज चॉकलेट्स, यानी कि तुम इन चॉकलेट्स में से कोई एक ले सकते हो अगर तुमने ये क्वेश्चन सही कर दिया। तो आइदर का प्रयोग किस लिए हुआ? दो वस्तुओं में से एक को चुनने के लिए। इसी तरह आइदर वन है, बट यह थोड़ा सा एम्फेसाइज ज्यादा करता है, मोर क्लियर और मोर स्पेसिफिक होगा। जैसे कि आपके दो दोस्त हैं और परीक्षाएं चल रही हैं, कोई क्वेश्चन आपकी समझ में से नहीं आया, तो आपने अपनी फादर को बोला, पापा क्या मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन राम से प्राप्त करूं या सीता से प्राप्त करूं? तो उन्होंने कहा आइदर वन विल हेल्प यू, यानी कि दोनों में से कोई एक तुम्हारी मदद करेगा, यानी कि तुम दोनों के पास आओगे तो उनमें से कोई ना कोई एक तो तुम्हारी मदद करेगा। अगला है दोस्तों नाइदर, नोट वन और नोट द अदर, यानी कि दो में से कोई नहीं। जैसा कि वही बच्चे वाला एग्जांपल लेते हैं, बच्चे ने कहा कि मैं कोई भी चॉकलेट नहीं लूंगा इन दोनों में से, मैं तो किटकैट लूंगा। तो वो बोलेगा नाइदर चॉकलेट विल आई टेक फ्रॉम दीज, बट आई विल टेक किटकैट फ्रॉम इफ यू हैव, यानी कि अगर आपके पास किटकैट है तो वो मुझे दे दो, इन दोनों में से मैं किसी को नहीं लूंगा।
इसी तरह दोस्तों ऊपर वाले एक एग्जाम्पल में देखते हैं कि सीता या राम के पास आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए पूछ रहे हो अपने पापा से मैं किसके पास जाऊं। तो पापा ने कहा कि नाइदर विल यू हेल्प बिकॉज दोनों में ही तुमसे ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थे आइदर, नाइदर और ईच। अब चलते हैं दोस्तों इंडेफिनेट प्रोनाउन पर। इंडेफिनेट प्रोनाउन यानी कि ए प्रोनाउन दैट रेफर्स पर्सन और थिंग नॉट डेफिनेट और नॉट स्पेसिफिक। यानी कि दोस्तों ऐसी सर्वनाम या व्यक्ति या वस्तु जिनमें से किसी की अनिश्चितता दिखाई देती है, यानी कि कोई निश्चित न हो, कोई विशेष न हो। जैसे कि सबसे पहला है सम, सेम अमाउंट और सम नंबर। यानी कि कुछ किसी चीज की कोई मात्रा या किसी का कोई नंबर, लेकिन स्पेसिफिक नहीं होगा। जैसे कि हम गए, हम स्टूडेंट आर एब्सेंट, कुछ छात्र अनुपस्थित हैं। यानी कि मान लो कक्षा में टीचर अटेंडेंस ले रहा है और प्रिंसिपल आया, बोला कि आज कौन एब्सेंट है, तो उसने कहा सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। यानी कि उसने पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं बताया, बल्कि कॉमनली बता दिया कि कुछ छात्र अनुपस्थित हैं। अगला है दोस्तों समवन, यानी कि कोई व्यक्ति। चलो दोस्तों इसी का एग्जांपल देखते हैं। समवन इज कॉलिंग यू, कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई व्यक्ति तुम्हें बुला रहा है। समवन का प्रयोग हम व्यक्तियों में से किसी एक के बारे में बताने के लिए करते हैं। जैसे कि आप हॉस्टल में रहते हैं और आपके वार्डन के पास कॉल आया कि अमित से मेरी बात करा दीजिए। तो वार्डन गया अमित के पास और बोला समवन वांट्स टू कॉल विद यू, या यू कैन से समवन वांट्स टू टॉक विद यू। यानी कि कोई आपसे बात करना चाहता है। तो यहाँ पर समवन इज कॉलिंग यू, यानी कि तुम्हें कोई बुला रहा है, यानी कि पर्सन इज नॉट स्पेसिफिक, लेकिन कोई व्यक्ति है जो आपको बता रहा है। यानी कि उसने उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया, बल्कि यानी कि उसको स्पेसिफिक नहीं किया कि कौन है वो, अमित है या राम है या श्याम है, तुम्हारा भाई है या पापा है या मदर है। तो उसने कुछ नहीं बताया। तो somebody, इसी तरह देखते हैं somebody, सम पर्सन, कोई व्यक्ति। तो someone और somebody में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, दोनों ही पर्सन के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगला है दोस्तों समथिंग, कोई वस्तु। जब हम सम का यूज करते हैं तो उसमें वस्तु, व्यक्ति, जानवर सब कुछ आ जाता है। लेकिन जब हम समथिंग की बात करते हैं तो सम कुछ और थिंग यानी कि वस्तु, हम पर्टिकुलरली किसी वस्तु के बारे में बात करना चाहते हैं। जैसे आई नीड समथिंग टू ईट, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। आपने ये नहीं बताया कि मुझे खाने के लिए चॉकलेट चाहिए या ब्रेड चाहिए या फिर फ्रूट चाहिए, क्या चाहिए आपको खाने के लिए, वो आपने नहीं बताया, बल्कि ये बताया कि मुझे खुद खाने के लिए कुछ चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, आप मुझे फ्रूट दे सकते हैं, आप मुझे चॉकलेट दे सकते हैं, आप मुझे बटर जैम बटर लगाकर ब्रेड दे सकते हैं, या कुछ और दे सकते हैं खाने के लिए। इसी तरह एनी, एनी अमाउंट और एनी नंबर, यानी कि कोई भी। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। तो जैसे कि क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, उसने एक टॉपिक समझाया, तो उसके बाद वो बोला इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। यानी कि अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एनी का प्रयोग जिस तरह से सम का प्रयोग हुआ था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर किसी भी चीज के बारे में हम बात करते हैं तो एनी का प्रयोग लेते हैं। लेकिन एनी वन और एनी बडी में फर्क इतना ही होता है कि एनी वन
कोई भी ग्रुप में से कोई भी व्यक्ति, और एनीबडी का भी मतलब होता है कोई भी व्यक्ति। तो व्यक्ति के बारे में जब बात करते हैं तब हम एनीवन या एनीबडी का प्रयोग करते हैं। और एनीथिंग का प्रयोग हम जब किसी चीज के बारे में बात करते हैं, यानी कि किसी थिंग के बारे में बात करते हैं, तो उसका यूज लेते हैं। अगला है नो वन नथिंग नोबडी। नो वन मतलब कोई भी नहीं, नथिंग मतलब कोई भी चीज वस्तु नहीं, नोबडी मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं। जैसे कि नो वन का एक एग्जांपल लेते हैं, वन वॉज देयर। जैसे कि आपके टीचर ने पूछा, अरे अमित, ग्राउंड में कौन था जो खेल रहा था? तो आपने कहा, सर, नो वन वॉज देयर, वहां पर तो कोई नहीं था। यानी कि नो वन का प्रयोग नेगेटिविटी दिखाने के लिए किया गया, और नो वन का प्रयोग स्पेसिफिक होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति के बारे में बात हो सकती है, किसी एनिमल के बारे में बात हो सकती है, किसी वस्तु के बारे में बात हो सकती है। इसी तरह नोबडी यानी कि कोई नहीं, नोबडी का प्रयोग होता है पर्सन के लिए, यानी कि व्यक्ति के लिए। जैसे कि वही एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपके पापा से आपने पूछा, मैं श्याम के पास अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराऊं या सीता के पास? तो पापा बोलेंगे, नो, एग्जाम्पल दिया है, नोबडी हेल्प हिम, उसकी मदद किसी ने नहीं की। यानी कि कोई भी व्यक्ति नहीं था जब उसकी जरूरत में उसकी मदद की हो। अगला है नथिंग, यानी कि किसी वस्तु, किसी आइडिया के बारे में बात करने के लिए, आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता। जैसा कि क्लास में कोई चीटिंग कर रहा था परीक्षा के दौरान, तो आपके प्रिंसिपल आए और आपसे पूछा, हु वाज चीटिंग इन द क्लास? तो तुम कहोगे, आई नो नथिंग सर, मैं कुछ नहीं जानता। यानी कि चीटिंग के बारे में आप कुछ नहीं जानते। और चीटिंग एक तरह से एक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो उसके बारे में बात करने के लिए की गई है। अगला है समवेयर एनीवेयर नोवेयर। समवेयर एनीवेयर और नोवेयर का सिंपली सेम उसी तरह से ऊपर जो हमने पढ़ा वैसे ही अर्थ निकलता है, लेकिन यहाँ वेहर का प्रयोग कर दिया। तो वेहर का मतलब होता है जगह, सम वेहर मतलब सम प्लेस, एनी वेयर मतलब कोई भी प्लेस, नो वेहर मतलब कोई भी स्थान नहीं। तो किसी पर्टिकुलर स्थान के बारे में बात करने के लिए हम समवेयर, एनीवेयर और नोवेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही इज समवेयर इन द सिटी, वह वह शहर में कहीं है। जैसे कि आपने पूछा कि अरे ये कैनॉट प्लेस कहाँ पर है? दिल्ली में। या फिर आपने पूछा कैनॉट प्लेस मुंबई में कहाँ है? तो किसी ने जवाब दिया, ही इज समवेयर इन द सिटी, शहर में कहीं है। शहर में कहीं है मतलब है जरूर वो, लेकिन उसने बताया नहीं कि कौन से शहर में है, या किस सम शहर में किस जगह है। यानी कि नॉन स्पेसिफिक। यानी कि हम जानते हैं, क्योंकि हम इंडेफिनेट प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो जिसका मतलब होता है कि नॉट स्पेसिफिक। अगला है दोस्तों नो वेयर, किसी भी जगह नहीं, नो नो वेयर कोई भी प्लेस नहीं। दोनों का सेम ही मतलब निकलता है। जैसे कि एनी वेयर का मतलब देखें, यू कैन सिट एनी वेयर। जैसे कि आप क्लास में नए नए आए हो, तो आपने टीचर से पूछा, सर मैं कहाँ बैठ सकता हूँ? तो टीचर ने जवाब दिया, यू कैन सिट एनीवेयर, आप क्लास में कहीं पर भी बैठ सकते हो। अगर टीचर ने आंसर दिया कि आप नए आए हो स्कूल में, तो बेंचेस की जगह खाली नहीं है, तो वो कहेगा, सॉरी माय डियर, यहाँ पर कोई भी स्थान खाली नहीं है, सो आप किसी दूसरे सेक्शन में जाकर ट्राई कीजिए, जहाँ पर बेंच खाली हो, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। लेकिन इस क्लास में यू कांट सिट नो वे है, यानी कि तुम इस क्लास में कहीं नहीं बैठ सकते। अगला देखते हैं दोस्तों, एवरी वन, एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवेयर।
एवरीथिंग, एवरीबडी, एवरीथिंग और एवरीवेयर का प्रयोग हम ऐसे समझ सकते हैं। समवन यानी कि कोई, और एवरीवन मतलब प्रत्येक, और एवरीबडी मतलब प्रत्येक व्यक्ति, एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज, और एवरीवेयर मतलब हर जगह। जैसे कि आज मेला लगा हुआ है, तो आप बोलते हैं यार आज कुछ डिफरेंट लग रहा है इस मेले में। तो जवाब आया एवरीवन इज हैप्पी, यानी कि मेले में सब कोई, हर कोई खुश है। नोबडी मत एवरीबडी मतलब वही, सेम थिंग, किसी व्यक्ति के लिए। एनीथिंग मतलब किसी वस्तु के लिए। और एवरीवेयर मतलब किसी जगह के लिए। इसी तरह अगला है दोस्तों वन और वन, मीनिंग वन पर्सन और थिंग। वन ऑफ माई फ्रेंड इज हियर, मेरा एक दोस्त यहाँ पर है। यानी कि सपोज करो आपके भाई की शादी है, और किसी ने पूछा कि आपका कोई फ्रेंड आया है या शादी में, तो आपने कहा वन ऑफ माई फ्रेंड इज हियर, यानी कि मेरे दोस्तों में से एक दोस्त यहाँ है। वंस का मतलब होता है प्लूरल ऑफ वन, यानी कि वाले। आई लाइक रेड वंस, मुझे लाल वाले पसंद हैं। जैसे कि आप किसी शॉप पे गए और आपने कहा कि मुझे बॉल चाहिए, तो उसने पूछा कि आपको बॉल किस कलर में चाहिए, वाइट में या रेड में। तो आप कहेंगे आई लाइक द रेड वन, मुझे तो लाल वाली बॉल चाहिए। अगला है दोस्तों ऑल मैनी मच। ऑल का मतलब होता है सब, मैनी मतलब बहुत से, और मतलब बहुत, मैनी मच मतलब बहुत अधिक। देखो दोस्तों, ऑल का प्रयोग एवरीथिंग और एवरीवन यानी कि सभी चीजों के लिए किया जाता है, वो चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो। मैनी का प्रयोग तब किया जाता है जब क्वांटिटी लार्ज हो लेकिन गिनी जा सके। और मच का प्रयोग होता है लार्ज अमाउंट यानी कि बहुत अधिक, लेकिन वो गिना ना जा सके। तो ऑल काउंटेबल, लेकिन फॉर एवरीथिंग। मैनी shows a large number but it can countable। मच यानी कि लार्ज अमाउंट लेकिन बट कांट काउंटेबल। जैसे कि ऑल आर वेलकम, सभी का स्वागत। इसी तरह दोस्तों मैनी, मैनी आर एब्सेंट यानी कि बहुत से अनुपस्थित हैं। मच हैज चेंज, बहुत कुछ बदल गया है। तो दोस्तों इनका प्रयोग ऐसे ही किया जाता है। फ्यू लिटल सेवरल, फ्यू का मतलब होता है कुछ, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, और सेवरल का मतलब होता है अनेक। फ्यू का मतलब होता है स्मॉल नंबर, यानी कि फ्यू अंडरस्टूड द लेसन। जैसे कि आपने कोई लेसन पढ़ाया और पूछा कि किस किस को ये लेसन समझ में आया, अपना हाथ ऊंचा कीजिए। तो उनमें से कुछ दो चार लोगों ने, मान लो 50 स्टूडेंट है कक्षा में, उसमें से 5 लड़कों ने या 5 लड़कियों ने, या फिर दोनों के ग्रुप में उन्होंने हाथ उठाया, तो आपको समझ में आया फ्यू अंडरस्टूड द लेसन, यानी कुछ लोगों को ही जो पार्ट है वो समझ में आया। लिटिल का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट, थोड़ा, लेकिन लिटिल का प्रयोग सिर्फ अनकाउंटेबल के साथ किया जाता है। जैसे लिटिल इज नो अबाउट हिम, तो जानना एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, तो इसीलिए लिटिल का प्रयोग हुआ। जैसे कि मैं बोलो देर इज ए लिटिल वाटर इन द टैंक, यानी कि टैंक में पानी कम है, यानी कि पानी के बारे में बात की, इसलिए लिटिल का प्रयोग किया। सेवरल का मतलब होता है कई या अनेक, यानी कि सेवरल एक काउंटेबल थिंग होता है। जैसे कि सेवरल कम लेट, कई लोग देर से आए। तो जैसे कि हम फेयरवेल की ही बात कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल ने पूछा कि क्या कोई लेट है, कोई लेट आया है आज। तो आपने कहा सेवरल कम लेट, यानी कई लोग देर से आए हैं। यानी कि सेवरल का प्रयोग हम उस जगह करते हैं जब मात्रा मैनी में दिखाने का प्रयोग हो, मोर देन फ्यू बट नॉट मैनी, यानी कि
कुछ हो लेकिन ज़्यादा नहीं और उनको काउंट किया जा सके। जैसे कि मैं बोलूँ, दो सेंटेंस मैं आपको देता हूँ दोस्तों, इसको जरा गौर से सुनिएगा। जैसे कि मैंने बोला, देर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल, यानी कि टेबल पर कई किताबें हैं। तो और एक मैंने बोला, देर आर सेवरल बुक्स ऑन द टेबल। दोनों में डिफरेंस क्या है? मैनी का मतलब होता है कई सारी किताबें हैं, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि कौन सी। मैंने ये मेंशन नहीं होता इससे कि कंप्यूटर की किताबें हैं या इंग्लिश की किताबें हैं। वो कॉमनली यूज लिया जाता है, वो सभी बुकों के लिए यूज लिया है मैंने। लेकिन अगर मैं कहूँ देर आर सेवरल बुक ऑन द टेबल, यानी कि मैंने किसी पर्टिकुलर विषय के बारे में बताया कि यहाँ पर सपोज करो इंग्लिश की बुक रखी हुई है, तो उनके लिए मैंने सेवरल यूज लिया। जब हम कॉमन यूज करते हैं तो मैनी का प्रयोग, और जब हम स्पेसिफिक दिखाते हैं कि किसी चीज के बारे में ये है, तो सेवरल का प्रयोग करते हैं। अगला है दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पर्सनल प्रोनाउन में कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति हो, यानी कि दोनों सेम हो, तो उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है इसके, माई सेल्फ, आई टोट माई सेल्फ इंग्लिश, मैंने खुद को अंग्रेजी सिखाई, यानी कि मैं और माई सेल्फ दोनों एक ही हैं, और सब्जेक्ट में आई आया है, ऑब्जेक्ट में माई सेल्फ आया है, इसीलिए हम इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे कि योर सेल्फ, यू हर्ट योर सेल्फ, तुमने खुद को चोट पहुंचाई। यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, यूर सेल्फ यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, दोनों एक ही के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए यह एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कहने का मतलब, जब सब्जेक्ट खुद को ही ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट करे तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इनके बारे में हमने डेप्थ से पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन में। अब देखते हैं दूसरा अब बात करते हैं दोस्तों रेसिप्रोकल प्रोनाउन की, यानी कि पारस्परिक सर्वनाम। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में आपसी क्रिया या संबंध को दर्शाता है, जैसे कि ईच अदर और वन अनदर। अगला है दोस्तों रेसिप्रोकल प्रोनाउन। व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन? ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन शो म्यूचुअल एक्शन। म्यूचुअल एक्शन मतलब साझा करने वाली क्रिया या रिलेशनशिप, यानी कि संबंध बिटवीन टू और मोर पर्सन, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों में, यानी कि यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में पारस्परिक क्रिया को दर्शाता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपके दो होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर, यानी कि राम और श्याम एक दूसरे की मदद करते हैं। तो आज के लिए काफी है दोस्तों, धन्यवाद।